नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और आप सबको आज गोवर्धन पूजा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली का 5 दिवसीय उत्सव चल रहा है, तो उम्मीद है कि आप सब लोग इस पूरे उत्सव को सौहार्द के साथ में मना रहे हैं। और सबसे पहले अब बात करेंगे इस वक्त ये क्या है, इस वक्त में बड़ी खबरें क्या है, इन खबरों के मायने क्या है, इनके पीछे का एजेंडा, हम इन सब पर चर्चा करेंगे। अगले 1 घंटे में बात करेंगे कुछ ऐसी बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। चर्चा करेंगे कि कांग्रेस में नए अध्यक्ष मिले हैं, किस तरह से उनके सामने चैलेंजेस होंगे और क्या कुछ होगा महाराष्ट्र से जुड़ी हुई सियासत का। इसके साथ ही साथ केरल में क्या कुछ हो रहा है वाइस चांसलर के तबादले और उनके इस्तीफों को लेकर के। उसके अलावा भी और भी अहम खबरें हैं, चर्चा और सवाल जवाब भी है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाला अध्यक्ष का पद, अपने लिए बताया भावुक क्षण। खड़गे ने कहा, मजदूर का बेटा आज कांग्रेस का अध्यक्ष बना। सोनिया गांधी ने खड़गे को दी बधाई। भाजपा ने ताजपोशी को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर साधा निशाना। आज ही के दिन भारत में हुआ था कश्मीर का विलय। एक्सेशन डे पर कश्मीर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। विभाजन के बाद पहली बार शारदा पीठ पर दीपावली के अवसर पर जले दीप। शाह फैसल ने कहा, हर कश्मीरी को मिला है अपने देश में आगे बढ़ने का मौका। हिंदुस्तान से प्यारा कोई मुल्क नहीं। केरल में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्ति को लेकर उठाए सवाल, तो सीपीएम सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। नियम बताने पर गवर्नर को बताया आरएसएस समर्थक। 11 कुलपतियों को यूजीसी के नियमों के विरुद्ध राज्य सरकार ने किया है बहाल। गुजरात के गांधीनगर में नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा और जब्त ड्रग्स के विनाश पर होगी क्षेत्रीय बैठक। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बैठक की करेंगे अध्यक्षता। और दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर के कारण लोगों को नहीं मिल रही राहत। राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 349 की गई दर्ज। सबसे पहले इस वक्त में बात केरल की, जहां पर सियासत बहुत तेजी से बदल रही है। केरल सरकार की विश्वविद्यालय वाली सियासत आखिर क्या कुछ है, इस वक्त हम इस पर भी चर्चा करेंगे। गवर्नर बनाम वीसी का मामला उलझाकर केरल की वामपंथी सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थान को सियासी अखाड़ा बना दिया है। और इस बीच में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 2 और कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो लगातार राजनीतिक घटनाक्रम राज्य में बदल रहा है। गवर्नर ने पूछा है कि उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत अवैध क्यों ना माना जाए। यह गवर्नर ने सवाल पूछा है। कोर्ट ने यूजीसी के नियमों के तहत कुलपतियों की नियुक्ति को सही माना है और कहा है कि यूजीसी के नियमों के तहत ही कुलपतियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इससे पहले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 9 कुलपतियों को 21 अक्टूबर तक इस्तीफा भेजने का आदेश दिया था। कुलपतियों का इस्तीफा न मिलने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। राज्यपाल केरल के सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर भी हैं और ऐसे में उनके पास इसको लेकर के सारे राइट्स जो है वो रिजर्व्ड हैं, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सवाल यह भी है कि इस हालत में बिना यूजीसी के मानदंड के राज्य सरकार की सिफारिशों को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। यूजीसी के तहत सर्च और सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर वीसी की नियुक्ति की परंपरा है, लेकिन राज्य सरकार के बढ़ते दखल ने यह विवाद पैदा कर दिया है। और आइए सुनते हैं कि गवर्नर राज्यपाल जो हैं केरल के आरिफ मोहम्मद खान, क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे प्रकरण पर। Advocate General is saying, I have written this to the Chief Minister. I am convinced that this is illegality you are asking me to commit. But since Advocate General is saying, I am saying so here openly, publicly, that it was the Advocate General who misled me to believe
that this is legal. I would have rejected the opinion of the Chief Minister. I would have rejected the opinion of the Education Minister, recommendation of the Education Minister, but to reject the opinion of the senior most law officer of the state. तो उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि उनको इस पूरे मुद्दे पर गुमराह भी किया गया और उनके सामने जो लीगल रिपोर्ट पेश की गई उसके आधार पर उन्होंने इनकी नियुक्तियां की। और जब बाद में अदालत की तरफ से ये जानकारी मिली कि ये पूरा मामला, ये पूरे प्रकरण में अवैध तरीके से बहाली की गई है कुलपतियों की, तो उन्होंने उनसे इस्तीफा मांगा है। इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आर राजागोपालन, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आर राजागोपालन जी आपका। और सबसे पहले समझना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को। दरअसल इसमें सियासत ज्यादा हावी हो गई है। दूसरे स्टेट्स में भी, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या दूसरे स्टेट्स में, हम पहले देखते रहे हैं कि इस शिक्षा के मंदिर को शिक्षा तक सीमित नहीं रहने दिया जाता है और कई बार राज्य सरकार जो है वो जबरदस्त तरीके से उसमें इंटरवीन करती है और केरल में यही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? निखिल साहब, ये चीज है राजनीतिक प्रेरित है। उधर वामपंथी सरकार ने गवर्नर को खिलाफ जो भी करना चाहते हैं कर दिया, गवर्नर को खिलाफ आंदोलन निकाला है। गवर्नर ने साफ साफ कह दिया सीधा सारा कुलपतियों का डिसमिस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शोकास नोटिस दिया है। शोकास नोटिस के अलावा वो लोग कोर्ट भी किया है। सुप्रीम कोर्ट को आदेश से उसकी पालन किया है गवर्नर साहब ने जी। जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी भीमराव अंबेडकर साहब था, कॉन्स्टिट्यूशन को जो पिताजी माना जाते हैं, उनको एकदम साफ साफ लिखा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जो भी निर्णय दिया है, यूजीसी निर्णय की तरह गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने एक्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ जानबूझ करके इसको रंगीन दे रहे हैं कम्युनिस्ट कॉमरेड पिनारे विजयन। पिनारे विजयन साहब का जो कुलपति निकाला है, वो लोग वामपंथी, कट्टर वामपंथी लोग नियुक्त करने के लिए बोला था। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ वाइस चांसलर्स का गवर्नर ने एकदम रिजेक्ट कर सकते थे, लेकिन किया नहीं है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी के तौर पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नोटिस इश्यू किया है, इतना तारीख में रिजाइन कर दो जी। नहीं किया है, वो लोग अपना हाई कोर्ट में गया है। मुझे लगता है ये वामपंथी का टक्कर है, कांग्रेस का उनको समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नर अभी साफ साफ बताया थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गवर्नर ने अटॉर्नी जनरल का ये डिसीजन को पालन किया है। गवर्नर का ये माना है निखिल साहब जी, अननेसेसरीली पिनारे विजयन इसको द्वितीकरण कर रहे हैं, रंगीन कर रहे हैं जो कम्युनिस्ट का। मुझे लगता है आने वाले दिन में सुप्रीम कोर्ट को निर्णय का जो गवर्नर ने माना है वो कानून तौर पर पक्का आने वाले दिन पर रहेगा। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन सदीसन की, इंडियन मुस्लिम लीग भी, रमेश चन्नीतला, ऐसे ऐसे लोग भी गवर्नर के खिलाफ जा करके एकदम जो चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहे वो अन्याय है। क्योंकि उधर कॉन्स्टिट्यूशन तौर पर देखेंगे, जो न्यायपालिका विश्वविद्यालय बीच में टक्कर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको आने वाले दिन में ये बच्चे लोगों का, स्टूडेंट्स लोगों को ऊपर असर पड़ेगा जी। ये पिनारे विजयन साहब को ये गलत है। पिनारे विजयन साहब मुझे लगता है ये जानबूझ करके गवर्नर से टक्कर ले रहे हैं जी। दो बातें समझना चाहेंगे आपसे कि एक तो ये जो अभी जो लेफ्ट गवर्नमेंट है वो उसका क्या कुछ कहना है, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कोई कंटेंट है उनकी बात में, या सिर्फ इस पर सियासत है और सियासत इस बात की है कि अपने लोगों को कुलपति के तौर पर पोस्ट कर सके? ये कैसे कर सकते हैं? कुलपति अपने सियासत में अपना कम्युनिस्ट लोगों के लिए कैसे बढ़ सकते हैं जी? लेकिन कोशिश तो यही है, कोशिश तो यही है जी, कोशिश तो कर रहे हैं ना जी। उसको एकदम रंगीन करना चाहते हैं, कम्युनिस्ट का, वामपंथी लोग का अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं। इसको तो खिलाफ किया है गवर्नर ने। मैं अच्छा ये तो छोड़ दीजिए, केरला का छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र में टक्कर है, तमिलनाडु में टक्कर है, वेस्ट बंगाल में टक्कर है। ये जानबूझ करके इसको नरेंद्र मोदी रूप में देखते हैं गवर्नर साहब का। ये राजनीतिक तौर पर गलत है। ये गवर्नर अपना संविधान का तरह जो भी है कानून में लिखा है उसको पालन करते हैं।
अच्छा, स्टेट लॉ सेक्रेटरी है, लॉ सेक्रेटरी एडवाइस करते हैं गवर्नर का, लॉ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं। गवर्नर किसके रूप में जाएंगे? कानून को तौर पर जाएगा ना जी, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जी। ये गवर्नर का अपॉइंटमेंट में, जो वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट में गवर्नर का बिल्कुल स्थान है जी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है जी 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 जी। एक बात और समझना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण में जो पूरे राज्य की जो शैक्षणिक व्यवस्था है, एजुकेशन का जो सिस्टम है, और उसके साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं, उनका कितना नुकसान आप देखते हैं इस पूरे प्रकरण में? क्योंकि आखिर में अंत तो गत्वा जो नुकसान है वो तो छात्रों का ही है। छात्रों का तो नुकसान है, छात्रों को भी ये द्वितीयकरण करना चाहते हैं, कम्युनिज्म पार्टी में लेके आना चाहते हैं वामपंथी सरकार, इसीलिए तो गवर्नर विरोध कर रहे हैं उसको। हर स्टेट में ये चक्कर है। ये जो नए कानून का उल्लंघन कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर, ये लोग को डर क्या है निखिल जी, मैं सीधी बात कहूं, ये नए देश का जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया ना जी, उसी से डरे हुए हैं ये लोग। चक्कर वही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये लोग कहते हैं, वामपंथी लोग कह रहे हैं वो आरएसएस हो गया। कैसे आरएसएस हो गया? पीपल जो 130 करोड़ ने नरेंद्र मोदी के चुनाव में जिताया है, 300 सीट दिया है, वो कानून पास किया है लोकसभा में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडिटी दे दी। और क्या करना है? और क्यों खिलाफ कर रहे हैं वामपंथी लोग, कांग्रेस लोग, डीएमके लोग, तृणमूल कांग्रेस लोग? क्योंकि इसमें वो लोग देखते हैं वो आरएसएस का पाठशाला है, ये गलत है जी जी जी। अच्छा जी जी जी, क्या वे आउट देखते हैं राजा गोपालन जी इस पूरे प्रकरण का? क्या अदालत ही कोई चीज तय करेगी इसमें, या किस तरह से ये मामला सुलझ सकेगा? क्योंकि राज्य के जो छात्र हैं उनके भविष्य का प्रश्न है कहीं ना कहीं इसमें। लाखों छात्र बर्बाद हो रहे हैं, केरला में है, बाकी तमिलनाडु में है, लाखों छात्र लोग खराब हो रहे हैं। इसीलिए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं सब लोग। जो सरकारी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर टक्कर है, कम्युनिस्ट, वामपंथी, बीजेपी, हिंदुत्व, जो लाल वाला झंडा, ये सारा खत्म कर दिया है पिनारे विजयन साहब ने। पिनारे विजयन साहब को एक ही चीज पता है, हर नजरिया से नरेंद्र मोदी को देखते हैं, जो अरविंद के आरिफ मोहम्मद खान का नरेंद्र मोदी एजेंट माना जाते हैं। क्यों? वो कानून परिपालन करते हैं। इसमें नरेंद्र मोदी को क्यों लेके आ रहा है, आरएसएस को क्यों लेके आ रहा है? वाइस चांसलर का नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ध्यान दिया है उसके मुताबिक गवर्नर जा रहे हैं। आप कैसे सारा वामपंथी को वाइस चांसलर कर सकते हैं? गलत है जी 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 जी। निश्चित तौर पर तो लगातार राज्य में जो स्थितियां हैं उसमें परिवर्तन हो रहा है और बहुत सारी सियासत वहां पर लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया राजा गोपालन जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अपने दर्शकों को बता दें कि केरल में जो सियासत है वो लगातार बहुत तेजी से करवट बदल रही है। तमाम तरह की जो बयानबाजी है वो भी दी जा रही है। और अभी ये जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर में जो राज्यपाल हैं उन्होंने नाखुशी जाहिर की है और अपना जिसको कहते हैं कि प्लेजर उनके जो है वो उसको अपना वापस लेने का एक कंसेंट जो होता है राज्यपाल का, वो उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उसको लेकर के उनका कहना है कि जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने उत्तर प्रदेश के को लेकर के और वहां के शिक्षण संस्थानों को लेकर के दी है वो ठीक नहीं है। तो इस पर समझ सकते हैं कि किस तरह से वहां का माहौल जो है वो सियासत शिक्षा को लेकर के एक बार गरमाई जा रही है, जो कि शायद अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि इससे छात्रों का भविष्य जो है वो सीधे सीधे जुड़ा है। सियासत का प्रकरण शिक्षा जो है वो नहीं होनी चाहिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं।
व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में विलय दिवस मनाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है, तो इस पर चर्चा करते हैं। आज ही के दिन 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में हुआ था विलय। जम्मू कश्मीर स्वतंत्र भारत का बना था अभिन्न अंग, तो बेहद ऐतिहासिक है आज का दिन। जम्मू कश्मीर में आज मनाया जा रहा है एक्सेशन डे, हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम और इसको पूरी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर हड़पने की साजिश में पाकिस्तानी फौजियों को गुरिल्ले के भेष में 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भेजा था। दुश्मन फौज से भारत के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने महज 100 जवानों की टुकड़ी के साथ मुकाबला किया था। बेहद पराक्रम के साथ में यह मुकाबला हुआ था। उड़ी में अंतिम सांस तक लड़े थे महावीर चक्र विजेता राजेंद्र सिंह। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया और उड़ी में ये जो पूरी घटना रही है, जो पूरी लड़ाई रही, उसको आज याद किया जा रहा है। विलय दिवस पर जम्मू में पूर्व सेना अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। जम्मू कश्मीर को कबायलियों के आक्रमण से बचाने के लिए भारत सरकार से मदद मांगी थी राजा हरि सिंह ने, तत्कालीन जम्मू कश्मीर के महाराजा ने, और महाराजा हरि सिंह ने विलय की दी थी स्वीकृति और उसके बाद से जो एक्सेशन का अकॉर्ड था वो साइन हुआ था और आज ही का वो दिन था। इतिहास में आज भी पूछे जा रहे हैं सवाल कि जब सभी प्रिंसली स्टेट्स का विलय का एक ही मसौदा था, फिर जम्मू कश्मीर को क्यों मिला स्पेशल स्टेटस। सबसे बड़ा सवाल कि जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को जम्मू कश्मीर से खदेड़ दिया था, फिर पंडित नेहरू क्यों गए यूनाइटेड नेशंस। राष्ट्र के रूप में सदियों से जम्मू कश्मीर रहा है भारत का अभिन्न अंग और भारतीयों को इस पर गर्व रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को राष्ट्र पर गर्व है। केरल के सन्यासी शंकराचार्य ने की थी कश्मीर के शारदा पीठ की यात्रा और पूरे जो भारत को एक करने का उनका जो मकसद था वो पूरा किया था। भारत में केवल कश्मीर में थी सरस्वती मंदिर शारदा पीठ और अब इसका एक बार फिर से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार शारदा पीठ पर स्थानीय लोगों ने दिवाली मनाई है। ये परिवर्तन आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आया है। टीटवाल सेक्टर में LOC के नजदीक बन रहा है शारदा पीठ, तो जो LOC के उस पार शारदा पीठ है उसके एवज में एक नया शारदा पीठ बनाया जा रहा है टीटवाल सेक्टर में, जो कि LOC से नजदीक है। क्या कुछ कहा है शाह फैसल जो कि IAS अधिकारी हैं और कश्मीर में लगातार काम करते रहे हैं। माइट बी ए सरप्राइज फॉर आवर नेबर्स वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन बार्स नॉन मुस्लिम्स from taking their but Indian democracy has never discriminated ethnic and religious people as equal citizens. Indian Muslims enjoy freedoms that are unthinkable. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं। विनोद जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे ये जो एक्सेशन डे है कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से इसको समझना चाहिए हमारे देश के लोग, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, किस तरह से इसका संदेश होना चाहिए और क्या समझें एक्सेशन डे के मायने। निखिल, जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में अभी ये बता रहे थे कि आप ये देखिए कि देश के लिए आप कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। ये बहुत बड़ा दिन है एक्सेशन डे के लिए। आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज ही के दिन जब महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी उसको भारत में विलय की घोषणा की थी। और ये परंपरा जो है उसके बाद से किस तरह से कि सियासत में और किस तरह से उलझी उसका भी लोगों ने देखा है। पिछले कई वर्षों का जो ये सफ़र रहा है भारत पाकिस्तान के जो तनाव के बीच में सारी चीज़ें जो सियासत का एक मुख्य उसकी वजह रही है, उन सारे चीज़ों के बीच में हम कभी अक्सर ये बात को भूल जाते हैं कि महाराजा हरि सिंह जो आपने अभी सवाल उठाया कि इतिहास में इसका जवाब अभी लेना और इसका अभी देना बाकी है कि अगर ये महाराजा जो भी रियासत जो 600 प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने उस 1947 में जो भारत के साथ विलय की घोषणा की थी उनका मसौदा तो एक था,
महाराजा हरि सिंह ने भी उसी मसौदे पर साइन करके भारत में संपूर्ण विलय की बात कही थी। फिर जम्मू कश्मीर की ही ऐसा कोई प्रिंसिपल स्टेट क्यों हुआ जिसको एक स्पेशल स्टेटस की बात कही गई थी या स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला था। ये तो आने वाले वक्त में और भी चीजें साफ होगी और लोगों को जवाब मिलेगा। लेकिन ये सवाल तो है कि जम्मू कश्मीर में ये बात एक नैरेटिव्स की तरह ये बनाई गई कि महाराजा हरि सिंह ने पहले तैयार नहीं थे, वो चाह रहे थे कि हम ये हमारा एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने। लेकिन ये सारी बातें जो है उसी नैरेटिव्स में एक तरह से ये बनाई गई थी एक सियासत के तौर पे, जो वो भी बातें अब इतिहास के आप लोग जो लिखने वाले लोग हैं, जो उन समय के जहां के लोग थे, उन लोगों की जो बातें अब सामने आ रही है, तो कई नैरेटिव्स अब ये सामने आ रहे हैं कि नैरेटिव्स को लेके जम्मू कश्मीर के विलय को इतना बतंगड़ क्यों बनाया गया, क्यों शेख अब्दुल्ला जैसे एक वहां के पॉलिटिकल लीडर को खड़ा करके एक पूरे माहौल को ये बनाने की कोशिश की गई थी कि महाराजा हरि सिंह ने एक तरह से ये इस बात को अस्वीकार किया है। ये सरदार पटेल का ये था मूव था, या उसके बाद उनकी एक तरह का आप कह सकते हैं कि स्पिरिट था नेशन इंटीग्रेशन का, तो वो सारी चीजें एक जगह है। लेकिन दूसरी बात यह है कि महाराजा हरि सिंह ने अन्य जो प्रिंसिपल स्टेट थे उनके साथ में वो भी विलय की इच्छा जाहिर की थी और उन्होंने किया। लेकिन जब मोहम्मद जिन्ना की तरफ से ये बातें आई सामने में कि उन्होंने कबीला के रूप में, जो आपने अपनी रिपोर्ट में बताई थी कि 24 अक्टूबर को जब उन्होंने कबीले के रूप में पाकिस्तानी फौज को आक्रमण के लिए भेजा था, कि उसको लग रहा था कि भारत अभी अपनी सेना भेजने की हालत में वहां नहीं है, तो आप वही राजेंद्र सिंह हैं जिनको बाद में महावीर चक्र से पोस्टमसली उनको सम्मानित किया गया था। तो वो आज जम्मू में लोग उनको याद कर रहे हैं, कई जगह पे उनको जो पूर्व सेना अधिकारी हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो वो किस तरह वीरता से लड़े, 5000 से ज्यादा वो पाकिस्तान की फौजी कबीले के भेष में थे और उसको 100 से कम आप कह सकते हैं कि वहां के एक फौज की टुकड़ी थी और उसने मुकाबला किया उड़ी में, और आखिरी सांस तक, दम तक, जब तक कि भारत की फौज वहां पहुंची नहीं थी, टुकड़ी पहुंची नहीं थी, तब तक वो लड़ते रहे। लेकिन भारत के फौज ने जब पूरे पाकिस्तान के फौजियों को, पाकिस्तान के गुरिल्लों को वहां से खदेड़ दिया, भगा दिया, तो ये सवाल आज भी तो बनता है कि नेहरू जी फिर आखिर यूनाइटेड नेशन जो 1 साल पहले बना था, उस यूनाइटेड नेशन में इस मसले को लेके क्यों गए? क्योंकि भारत उस समय में विजयी भारत था, भारत का एक तरह से अब जम्मू कश्मीर का पूरा विलय हो चुका था, तो फिर नेहरू जी के जाने का मकसद क्या था? ये बातें तो सवाल जवाब में बहुत चीजें आएंगी, लेकिन ये सवाल तो आज भी मौजूद है। जी निश्चित तौर पर मौजूद है, सवाल और भी मौजूद हैं। सवाल ये भी उठाए जा रहे थे कि आखिर क्यों इसको एक विवादित प्रॉपर्टी बता करके वो यूएन में पहुंचे। बहरहाल आज का जो एक विषय और है महत्वपूर्ण, वो है कि धारा 370 हटने के बाद किस तरह से परिवर्तन आया है, और ये जो एक्सेशन डे मनाया जा रहा है आज, जो शारदा पीठ पर एक दीपावली का चिराग जल सका है, दीपावली के दीप जल सके हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं धारा 370 हटने के बाद की ये जो पूरी स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। उसको कहा जा सकता है कि उसकी वजह से ऐसा संभव हो पाया है। देखिए बहुत मौजूद सवाल है, और मैं कह सकता हूं कि आज के दिन का यह सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल इसलिए है कि जम्मू कश्मीर का जब एक्सेशन हुआ, आज के दिन जब भारत में जम्मू कश्मीर का पूर्ण एक्सेशन हुआ, फिर एक जम्मू कश्मीर को लेके एक स्पेशल स्टेटस की बात क्यों आई, क्यों आर्टिकल 370 की बात आई, क्यों प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात आई, 35A के रूप में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। तो ये सारी चीजें एक सियासी बेईमानी के रूप में अब गाहे बगाहे लोग इसकी चर्चा करने लगे हैं। क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों को इस बात के लिए आंदोलन करना पड़ा, उनको बलिदान देना पड़ा कि एक देश एक विधान एक निशान की बात को लेकर क्यों इतना लंबा संघर्ष हुआ, एक बड़े कद्दावर लीडर की वहां जान चली गई, उनको बलिदान उनको देना पड़ा। तो इसके बाद ये आर्टिकल 370 का इतना देर के संघर्ष के बाद जो आप देख रहे हैं कि 2019 में इस बात को किया गया, तो ये एक संपूर्ण विलय की बात हम कहते हैं, या भारत के पूरे तरह से आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का विलय का मतलब तब होता था कि भारत का जो संविधान है, भारत के जो कानून है, भारत की जो व्यवस्था है, भारत का जो सिस्टम है, उसको पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर में अंगीकार किया गया हो, तो वो 2019 के बाद का हुआ। इसलिए इसको कह सकते हैं ये संपूर्ण विलय का एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो था वो बाकी रह गया था। ये महत्वपूर्ण पड़ाव 5 अगस्त के बाद ये बात जुड़ा और ये इतिहास में एक तरह से दर्ज हुआ। अब आप किस चीजों को देखिए कि जहां भारत के संविधान के जो पूरे हर स्टेट्स में लागू है, सारे कानून लागू है, वो सारे कानून उसके बाद जम्मू कश्मीर में लागू हुए। उसका फायदा कैसे मिला आप ये देखिए कि वहां के जो शेड्यूल ट्राइब थे, वहां के जो शेड्यूल कास्ट थे, वहां के जो ओबीसी थे, उन सारे लोगों को वो हक मिले जो पूरे भारत में उन कास्ट को, उन पिछड़े लोगों को, पिछड़े तबके को मिलता रहा था। तो ये एक सवाल था। आप पंचायती राज को देखिए, 3 टियर पंचायती राज की स्थापना भारत में जब पूरे स्टेट में एक डेमोक्रेटिक ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात हुई तो जम्मू कश्मीर इसमें छूट गया था कहीं। आज वो जम्मू कश्मीर में वो 3 टियर पंचायती राज का वहां पे गठन हुआ है। 50,000 से ज्यादा वहां जो इलेक्टेड बॉडी है वो वहां पे फंक्शनल है। तो ये सारी चीजें जो है आर्टिकल 370 ने कर दिया। राष्ट्रीय झंडा, आपका तिरंगा
झंडा हर ऑफिसेज में, हर सरकारी दफ्तरों में, हर विश्वविद्यालयों में, हर स्कूलों में लगे हुए हैं। तो ये एक निशान जो है वो भारत के संपूर्ण विलय का उद्घोष है जो आर्टिकल 370 हटने के बाद हुआ। और आप कह सकते हैं कि ये संपूर्ण विलय की बात जो थी वो मुखरित हुई है लोगों के बीच में। अब पूरे जम्मू कश्मीर के लोग भारत के नागरिक हैं, ये गौरव जो है उनको आर्टिकल 370 हटने के बाद हासिल हुआ है। निखिल जी, निश्चित तौर पर अब आर्टिकल 370 हटने के बाद हासिल हुआ है और आज का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा दिन है। और कश्मीर के जो युवा हैं इस दिन को वो बहुत ही बेहतर तरीके से मना भी रहे हैं। शाह फैसल का ट्वीट अभी हमने अपने दर्शकों को, लेकिन निखिल मैं इसमें ये शारदा पीठ की बात जोड़ देता हूं। ये शारदा पीठ एक बहुत बड़ी घटना है, आप ये कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में। ये एक तरह से ये इंडिकेशन है कि ये शारदा पीठ जो है पूरे भारत में एक जो आप एक राष्ट्र कहते हैं, जो आप सिविलाइजेशनल स्टेट की बात कहते हैं, आज जो बहस होती है, जो इंटेलेक्चुअल्स हमारे हैं वो नेशन स्टेट की बात कहते हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट को जोड़ के भारत को एक देश बनाते हैं। वो चीज आप देखिए कि हम लोगों ने यही बात, ये शंकराचार्य ने ये बात 8वीं शताब्दी में की थी कि भारत के एकमात्र सरस्वती मंदिर कहीं है तो वो शारदा पीठ में थी उस दौर में। और केरल का वो सन्यासी पैदल चलते हुए केरल से लेके वो शारदा पीठ पहुंचे थे और उन्होंने काफी वक्त वहां बिताया था, कई ग्रंथों की रचना की थी। तो ये जो आज उस प्रतीक को वहां कुछ नौजवानों ने वो एक शारदा पीठ का अपना एक बनाया है, एक फोरम बनाया है, शारदा पीठ का वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये पहली बार है कि पार्टीशन के बाद वहां दिवाली मनाई गई है और ये उद्घोष किया गया है वहां से कि जितने भी उसके प्राचीन धरोहर हैं, चाहे वहां गुरुद्वारा रहे हों, चाहे वहां पे धार्मिक मंदिर रहे हों, धार्मिक स्थान रहे हों, उनको फिर से आकार देने की वहां कोशिश हो रही है। तो शारदा पीठ अगर भले ही आज नीलम वैली के उस पार पीओके में हो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो, लेकिन ये शारदा पीठ जो अभी बन रहा है वो भारत का एक पुराने उस गौरव को फिर से वापस लाएगा। ये ऐसे हमें लगता है कि विश्वास है और यही एक राष्ट्र का जो एक सबल राष्ट्र का जो एक गौरव है वो मुझे लगता है कि लोगों को प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सबल राष्ट्र का गौरव, जिस तरह से अभी हम कुछ दिन पहले चर्चा भी कर रहे थे कि सांस्कृतिक नवचेतना जो है, जनजागरण नवजागरण जो है, जो आध्यात्मिक धार्मिक और सांस्कृतिक नवजागरण है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब चल रहा है और कश्मीर इसमें अछूता नहीं है। बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब चर्चा कर लेते हैं कांग्रेस की सियासत पर। कांग्रेस पार्टी को नया आला कमान मिल गया है मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर। तो ये खबर कितनी महत्वपूर्ण और कितने चैलेंजेस होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, इस पर भी बात कर लेते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर पद को संभाल लिया है, अध्यक्ष की कमान संभाल ली है। खड़गे के अध्यक्ष बनने के साथ ही कांग्रेस के शिखर नेतृत्व की बागडोर 24 साल बाद आधिकारिक तौर पर गांधी परिवार से बाहर किसी व्यक्ति को मिली है। संगठन ने इसे खड़गे युग की नई शुरुआत माना है, लेकिन उनकी भूमिका को लेकर सवाल आज भी हैं बरकरार। क्या राहुल गांधी की भूमिका से आगे बढ़ पाएंगे खड़गे? भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिशें हो रही हैं। पार्टी का फोकस राहुल को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका के लिए तैयार करना है। सोनिया गांधी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से राहत महसूस कर रही हूं। और ये एक बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये आखिर राहत किस तरह की है? क्या G23 की चुनौती से राहत महसूस कर रही हैं सोनिया गांधी? ये भी तमाम सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार की छत्रछाया से अलग स्वयं फैसले लेने वाला अध्यक्ष वो बन पाएंगे? कांग्रेस में अभी संगठन का चुनाव होना बाकी है और ये मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक चुनौती के तौर पर हो सकती है। इस बीच मिशन 24 के तहत क्षेत्रीय पार्टियों में गठबंधन को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि आखिर जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के किस तरह से गठबंधन किया जाए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना उद्धव के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करने की उनकी खबर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषक इसे महाराष्ट्र की राजनीति से की मजबूरी के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि ये सभी दल मजबूरी में अवसरवादिता के तौर पर सामने आए हैं। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बढ़ते प्रभाव ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को अपनी एकजुटता बरकरार रखने पर किया है मजबूर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या पार्टी का चेहरा बनाने में खड़गे के नाम पर महाविकास अघाड़ी की होगी स्वीकृति? ये एक बड़ा सवाल हो सकता है कि खड़गे के नाम पर महाविकास अघाड़ी को क्या स्वीकृति हो सकती है। ये एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को औपचारिक तौर पर कांग्रेस का नेता चुन लिया गया है और क्या कुछ कहा है इस जो समारोह रहा है, जो कार्यक्रम हुआ है जब वो अध्यक्ष चुने गए और उसके बाद जब उन्होंने अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, तो ऐसे मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। और नए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पद संभालने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर परिवारवाद पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी के लिए किसी व्यक्ति की तलाश थी जो खड़गे के जरिए अब पूरी हो गई है। खड़गे जी आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, मगर आज भी हमने तस्वीरों में देखा एक तरफ सोनिया जी और एक तरफ राहुल गांधी जी बैठे थे। खड़गे जी हैड नो लीवे, दोनों तरफ परिवार बैठा हुआ है और है तो उनका आंतरिक विषय, मगर मैं तो इस पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। मगर खड़गे जी ने तो खुद ही कहा था कि अगर हम बकरा ईद में बचेंगे तो हम मुहर्रम में नाचेंगे। तो अब देखते हैं, हिमाचल और गुजरात के चुनाव आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को बलि का बकरा गुजरात और हिमाचल के चुनाव का मिल गया हो और खड़गे जी को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केपगोट के रूप में इस्तेमाल किया जाए, उनको एक तरह से बलि दे दी जाए। इसमें यह भी देखना है। तो बेहद जिसको कहते हैं कि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये भी अब कहने लगी है कि ये स्केपगोट भी बनाया जा सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे को। फिलहाल ये जो पूरी सियासत है ये महाराष्ट्र से भी जुड़ती है। शिशिर सेलार हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ दो खास मेहमान इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए, ऋषि मिश्रा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक समझे जा रहे हैं, वो हमारे साथ में है, और अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता है, वो हमारे साथ में है। आप दोनों खास मेहमान का बहुत स्वागत है। और शिशिर, आपके साथ शुरुआत करेंगे। ये पहली बार हो रहा है कि जब महाराष्ट्र में जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है वो जो एंटर करेगी, तो वहां पर जो उनके सहयोगी दल हैं वो उनके स्वागत के लिए खड़े होंगे पलक पावड़े बिछाए। किस तरह से जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता हैं वो इसको ले पा रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे पहले जो उनके अपने विचार थे, ये उससे कहीं ना कहीं ये जो पूरी पॉलिटिक्स है उसके उलट हो रही है। बिल्कुल, हालांकि इसकी पृष्ठभूमि में अगर देखा जाए तो निखिल 2019 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, जिस वक्त शिवसेना जो है कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर जब सत्ता में आई थी। हालांकि उसके बाद अगर अब तक देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में काफी सारा बदलाव आ चुका है और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि चाहे फिर ये मजबूरी हो सकती है या फिर कोई दूसरा विकल्प ना होने के कारण जिस प्रकार से इस वक्त राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस एक साथ आ रहे हैं, शायद कोई दूसरा पर्याय यहां पर उपलब्ध नहीं हो सकता है। ये भी कहा जो मीडिया रिपोर्ट में कई सारी बातें आ रही है। मीडिया रिपोर्ट की अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों के, तो उन्होंने ये भी कहा कि 7 तारीख को हालांकि भारत जोड़ो यात्रा का महाराष्ट्र में आगमन होगा और नांदेड़ होते हुए, बुल्डाना होते हुए तकरीबन 14 दिन का ये प्रवास सफर होगा महाराष्ट्र से। भारत जोड़ो यात्रा जो है महाराष्ट्र से गुजरेगी और इसी दरमियान जो है जो महाराष्ट्र में अगर देखा जाए महाविकास आघाड़ी के दो अलग पार्टनर है, एनसीपी और शिवसेना, वो भी जो है कांग्रेस के साथ मंच साझा कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई पुष्टि अब तक नहीं आई है शिवसेना की तरफ से, लेकिन कुछ ही दिनों पहले एक शिष्टमंडल था कांग्रेस का जिन्होंने मुलाकात की उद्धव ठाकरे से और उन्हें न्योता भी दिया कि वो भी जो है भारत जोड़ो यात्रा में आए। और मैंने लफ्ज का इस्तेमाल किया था पृष्ठभूमि, तो उसमें यह भी है कि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है उनका रुख अगर देखा जाए तो इस वक्त उनके निशाने पर बीजेपी है, वही दूसरी और वो कहीं ना कहीं पास जाते जा रहे हैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के। फिर चाहे वो उनका मुखपृष्ठ सामना हो, सामना में जिस प्रकार से लेख छपकर आते हैं, जिस प्रकार से उसमें बातें कही जाती है, तो उसमें ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे फिर से एक बार जो है कांग्रेस और एनसीपी के काफी बेहद करीब जा चुके हैं। ये भी कई सारे सवाल उसमें उठते हैं, तो ये एक तरह अगर देखा जाए मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा इसमें यह भी देखना होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र में जो है ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे और जिस प्रकार से ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे आए उसमें स्पष्ट रूप से बीजेपी एक नंबर पायदान पे थी। तो वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो शिवसेना से अलग मतलब 2 शिवसेना गुट है, उसमें एकनाथ शिंदे गुट की अगर बात करें तो उनको भी काफी अच्छी
यहाँ पे सफलता मिली है। तो ये दूसरा मुद्दा हो सकता है कि जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना का और बीजेपी सामने आ रही है तो बड़ी टक्कर हो सकती है उद्धव ठाकरे गुट कांग्रेस और एनसीपी के लिए। तो ऐसे में उनके पास क्या कोई पर्याय हो सकता है सिवाय एक साथ आने के? तो ये भी राजनीतिक गलियारों में अगर महाराष्ट्र के देखा जाए कयास लगाया जा रहा है तो दूसरा पर्याय इस वक्त उपलब्ध नहीं है। शिशिर कह रहे थे कि इस राजनीति को तो लोग समझ ही रहे हैं। दरअसल हम जानना चाह रहे थे कि जो कार्यकर्ता है उनके बीच में क्या संदेश है। फिलहाल इस सवाल पर हम आपके पास बाद में एक बार फिर से आएंगे, लेकिन अनिला सिंह जी आपके पास आते हैं। पहले आप ये जो राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिश हो रही है उसमें खड़गे साहब कितना टिक सकेंगे, आपको क्या लगता है? एक बात। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि जो पूरी महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है, जैसे अभी शिशिर बता रहे हैं कि ये मजबूरी का गठजोड़ है, कि कब तक चलेगा और कैसे इसको देखती इस पूरी सियासत में? जी, मेरी सबको राम राम जी। और जहां तक खड़गे साहब का रोल रहेगा राहुल गांधी जी के भविष्य की राजनीति के लिए, तो उसके लिए मैं क्या कहूँ, जब इंजन ही इतना पुराना लगा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ी कैसे चलेगी। वही खटर पटर ब्रेक डाउन यही सब चीजें आपको दिखाई देंगी। सबसे उम्र दराज जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। इनसे कम उम्र के बाबू जगजीवन राम जी थे। और हाँ, हम जानते हैं कि कांग्रेस जो है प्रयास करती है कि भाई नॉर्थ में तो हम देख लेंगे, गांधी परिवार देख लेगा, पर साउथ से हमारे पास कोई ना कोई रहना चाहिए। तो साथ में अध्यक्ष बनाए गए हैं। पर जैसे अंग्रेजी में एक कहावत होती है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, यहाँ तो वाइन भी ओल्ड है, बॉटल भी ओल्ड है। तो यहाँ पर मामला सब गड़बड़ शड़बड़ है। और यहाँ पर ये चुनौती किसको देंगे? सामने कौन खड़ा हुआ है? सामने भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। सामने हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी वो हैं, अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं। तो उनसे क्या खड़गे साहब, जो बिल्कुल मन नहीं था उनका कांग्रेस का राष्ट्र अध्यक्ष बनने के लिए, फिर भी उनको मजबूरन बनाया गया। मजबूरी जो थी वो गांधी परिवार की थी, क्योंकि उनको अपने बेटे को या अपनी बेटी का जो भविष्य है वो सिक्योर करना था। तो सीधी सी बात है, ना तो ये राष्ट्र के लिए है, ना ये अपनी पार्टी के लिए है, ये गांधी परिवार जो है अपने लिए है। और इसमें जो है ना कि पार्टनर्स इन क्राइम की तरह जो खड़गे साहब है वो साथ दे रहे हैं। हमने देखा 90% वोट जो है इनको मिल जा रहा है, थरूर साहब को नहीं मिल रहा है। थरूर साहब ने दुनिया भर के आरोप भी इनके ऊपर लगा दिए हैं। जिस प्रकार से विभाजन हम कांग्रेस पार्टी में देख रहे हैं कि कुछ लोग G23 बना लेते हैं, कुछ लोग राजनीतिक दल छोड़कर अपनी पार्टी को लॉन्च कर लेते हैं। बहुत कुछ जो है 150 से ज्यादा बड़े नेता हमारी पार्टी में ये आ चुके हैं। इतनी सारी चुनौतियां हैं। क्या एक उम्रदराज नेता जिसका बिल्कुल मन नहीं था अध्यक्ष बनने के लिए, फिर भी बना दिए गए, क्या वो संभाल सकते हैं? तो यहाँ पर स्वार्थ की राजनीति जो है वो सर्वोपरि है, परिवारवाद की राजनीति वो सर्वोपरि है। ना यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की चिंता है, ना वर्कर्स की चिंता है, और नेता तो आप देख ही रहे बिखर रहे हैं। जी चलिए जी ऋषि जी कांग्रेस के ऊपर लगातार अभी भी बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर है कि जी दरअसल ये जो परिवारवाद से हटने का जो दिखावा है, ये दरअसल ये एक दिखावा भर है, ये फेक है, और असल जो सत्ता है वो अभी भी गांधी परिवार के हाथ में ही रहेगी। और आपने तमाम सारे स्टेटमेंट सुने, अभी आपने अनिला सिंह जी को भी सुना, क्या कहेंगे आप? अनिला जी को ये कहना चाहूँगा, एक कहावत है ओल्ड इज गोल्ड, और ये भाजपा नहीं है कि बिना चुनाव कराए, बिना लोकतांत्रिक पद्धति को फॉलो करते हुए किसी को एक व्यक्ति ने डिसीजन ले लिया और जेपी नड्डा जी को अध्यक्ष दोबारा बना दिया। एक कांग्रेस पहली पार्टी है हिंदुस्तान में जो चुनावी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए हजारों डेलीगेट्स ने उस चुनाव में भाग लिया और जो जिनको वो पसंद करते थे उनको चुना। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए और लोकतांत्रिक परंपरा के लिए मैं बहुत बेहतर मानता हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को लेकर भाजपा और भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द इसलिए है कि कांग्रेस ने एक दलित समुदाय, एक मजदूर के बेटे को अध्यक्ष बनाया है। ये बीजेपी को पच नहीं रही है। आप देख लीजिए 28 राज्यों में भाजपा का संगठन है, और बंगारू लक्ष्मण को छोड़कर आप देख लें तो किसी भी दलित को उन्होंने अध्यक्ष नहीं बनाया। या 28 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष की सूची देख लीजिए, उसमें एक भी दलित हमारे दलित भाई जो हैं इनके पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। या 4 टॉप कैबिनेट मिनिस्टर प्रोफाइल देख लीजिए, चाहे वित्त विभाग हो, डिफेंस विभाग हो, क्या कहते हैं फॉरेन विभाग हो, एक भी दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को उन्होंने नुमाइंदगी नहीं दी है। तो कहीं न कहीं ये जो भाजपा का जो दलित प्रेम सिर्फ चुनावी सभाओं में दिखता है,
उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पर्दे से बाहर लाने का काम किया है। तो भाजपा को तो स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस ने एक दलित समुदाय, एक मजदूर के, एक गरीब के बेटे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने स्वागत तो किया है ऋषि मिश्रा जी, स्वागत तो उन्होंने किया है, स्वागत बीजेपी ने किया है कि वो उनका अपना आंतरिक राजनीति है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी दरअसल मैं उस सवाल पे आना चाह रहा हूँ, आप बात बिल्कुल अपनी रखिए। मैं कह रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि आप दरअसल केवल एक स्केपगोट ढूंढ रहे हैं, एक चेहरा ढूंढ रहे हैं और परिवारवाद से अलग कहीं नहीं हुए हैं। निखिल जी, मैं मानता हूं कि एक हिंदुस्तान की राजनीति की कड़वी सच्चाई है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, राजद हो, जेडीयू, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें कहीं न कहीं परिवारवाद है। लेकिन परिवारवाद से भी अधिक खतरा मैं लोकतंत्र के लिए व्यक्तिवाद मानता हूं। और भाजपा में तो व्यक्तिवाद है। भाजपा में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में सभी जो सदस्य हैं उनकी राय को लिया जाता है। भाजपा पहली पार्टी है जो एक परफॉर्मर के साइज को कट किया जाता है। नितिन गडकरी साहब इतने अच्छे परफॉर्मर हैं, चाहे वो कैबिनेट की बात हो, चाहे वो संगठन की बात हो, उनके जो राजनीतिक कद को किस प्रकार से कम किया गया। तो कहीं ना कहीं यदि मैं कांग्रेस में यदि भाजपा कहती है परिवारवाद है, तो भाजपा में तो व्यक्तिवाद है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी डिसीजन लेते हैं कि पार्टी में क्या होगा क्या नहीं होगा। आप बता दीजिए, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या जेपी नड्डा जी का कोई रोल भी है? और मैं एक बात करके खत्म करना चाहूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे कितने भी कमजोर का अध्यक्ष होंगे, जेपी नड्डा से मजबूत ही अध्यक्ष होंगे। और परिवारवाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनसे सलाह लेना क्या गुनाह है क्या? जेपी नड्डा जी अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सलाह नहीं लेते हैं क्या? चलिए अनिला सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। चलिए ऋषि जी, अनिला सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। अनिला सिंह जी, बहुत संक्षेप में इस पर आप जवाब दे दिए, उसके बाद थोड़ा महाराष्ट्र की सियासत पर भी चर्चा कर लें। पहले आप जो ऋषि जी ने कहा इसका जवाब दे दीजिए। जी, ये डायनाक्रेसी में विश्वास रखने वाले राजनीतिक दल जो है अब हमें डेमोक्रेसी समझाएंगे। 137 वर्ष में छठी बार गडकरी जी को हो रहा है, गडकरी जी को क्यों पार्लियामेंट बोर्ड अब एक करके उनको जवाब देने दीजिए। जी जवाब देने दीजिए। 41 वर्ष जो है वो गांधी परिवार का अध्यक्ष रहा है, 34 वर्ष जो है बाकी रहे हैं यहाँ पे। पर उनका टेन्योर कितना रहा है ये अच्छी तरीके से जानते हैं, डोर किसके हाथ में रही ये भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या है उसका पार्ट तो आप हमें ना पढ़ाएं। आप चाहे जितना भी कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिवाद है, ये देश की जनता जो बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुनकर सिद्ध कर दे रही है कि ये व्यक्तिवाद नहीं है, ये राष्ट्रवाद है। दूसरी बात ये है कि 22 साल जो है मिसेस सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी वो अध्यक्ष रही, 2 साल राहुल गांधी जी अध्यक्ष रहे। तो सीधी सी बात है 24 वर्ष को हाल फिलहाल ये परिवार अध्यक्ष रहा है। यहाँ पर आप ये कह रहे हैं ना कि भाई ठीक है ये तो बिल्कुल इलेक्शंस नहीं कराते हैं, एक नाम लेकर आ जाते हैं, उसको नॉमिनेट कर देते हैं, जबकि हमारी एक प्रक्रिया है उसको हम पूरा फॉलो करते हैं। उसके बावजूद आप मुझे ये बता दीजिए यहाँ पे मिसेस सोनिया गांधी ने क्या खड़गे साहब का नाम सजेस्ट नहीं किया था? यहाँ तो खड़गे साहब चाह भी नहीं रहे थे, बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे। हाँ, उधर मुख्यमंत्री राजस्थान जो हैं वो इनका नाम सजेस्ट करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री के रूप में उनको नहीं करना चाहिए था। उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होता है। तो हिटलर शाही जो है जिस प्रकार से कांग्रेस में है गांधी परिवार की, उस प्रकार की तो कोई तुलना हम किसी भी राजनीतिक दल में भारतवर्ष में तो हम कर नहीं सकते। पर हाँ, हम भी देखेंगे कि अब ये खड़गे साहब जो है अध्यक्ष बन गए हैं। 17 राज्य यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस का नामो निशान नहीं। हाँ, 11 राज्य यूनियन टेरिटरी से जहाँ पे 1 या 2 इनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं। यूपी जैसे बड़े प्रदेश में जो है केवल 2 इनके विधायक आते हैं और 1 सांसद के रूप में मिसेस सोनिया गांधी आती हैं। तो इतनी बड़ी जो चुनौती है तो जी बड़ी चुनौती है, निश्चित तौर पर खड़गे साहब के पास बड़ी चुनौती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। शिशिर आपके पास आएंगे। ऋषि जी, हम थोड़ा सा विषय जो है दूसरा कर रहे हैं, हमारे पास बहुत कम समय रह गया है। ये जो हमारी चर्चा थी थोड़ी लंबी खिंच गई। शिशिर, बहुत संक्षेप में, बल्कि 30 सेकंड में हम बल्कि आपको समय भी दे रहे हैं कि आप बताइए कि जो कार्यकर्ता है वो डिफरेंट पार्टीज के, चाहे वो शिवसेना के दोनों गुट हों या कांग्रेस के हों, ये जो अवसरवादी जो राजनीति है और आम लोग हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर महाराष्ट्र की राजनीति देखी जाए तो किस करवट राजनीति जा रही है ये कोई यहाँ पर आंक नहीं पा रहा। और इसीलिए कार्यकर्ताओं की बात करें तो जिस प्रकार से हाल ही दिनों में जिस प्रकार से शिवसेना के 2 फाड़ हमने देखे, वहां पर भी अगर देखा जाए तो कार्यकर्ता थोड़े असमंजस में थे कि आखिर पार्टी जो है पुराने विचार, मतलब जो बाला साहब ठाकरे के विचार है उनके साथ है या फिर नए विचारों के साथ है जिनके जरिए वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास जाना चाहती है। ये अंतरूनी अगर बात करें, कार्यकर्ता जब बात करते हैं तो ये विचार उनसे हमें सुनने मिलते हैं। वही बात करें कांग्रेस राष्ट्रवादी की तो वहां पर भी अगर देखा जाए कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस का उदय हुआ है तब से लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, लेकिन इसके बावजूद अगर देखी जाए राष्ट्रवादी कांग्रेस की राजनीति अब तक कोई आंक नहीं पाया है। इसका उदाहरण ये कहेंगे हम कि एक बार अगर देखा जाए शरद पवार कांग्रेस के साथ भी होते हैं तो वही दूसरी ओर वो मंच साझा करते होते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। तो ऐसे में कार्यकर्ता भी थोड़े असमंजस में है कि किस तरफ जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस का रुख रहेगा। तो ऐसे में जब ये तीनों पार्टियां एक साथ आएगी तो इनका तीनों का साझा कार्यक्रम क्या होगा, किस प्रकार से आगे चुनाव लड़ेंगे, कौन से मुद्दे होंगे, ये तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर आएंगी, इन सभी मुद्दों पर इस वक्त कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं असमंजस स्थिति में इस वक्त दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि हम बात करते हैं और होना भी चाहिए क्योंकि सामने आती है। जी, असमंजस में स्थिति में होने की वजह भी यह है कि जो अब तक बाल ठाकरे और उद्धव ठाकरे जिस विचारधारा की बात करके वो राजनीति को अपने बढ़ाते रहे, पिछले दिनों से ये तमाम समय से देखा जा रहा है और वो फिर उसी लाइन पर हैं। शायद वो अपनी राजनीति को बचाना चाहते हैं, अपना आधार बचाना चाहते हैं। ऋषि जी, आपसे समझना चाहेंगे कि शिवसेना और कांग्रेस ये एक बार फिर राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए उद्धव ठाकरे पहुंच रहे हैं। कौन किसके सामने सरेंडर कर रहा है ये भी समझने की जरूरत है। क्या ये राजनीतिक मजबूरी इस कदर आ गई है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए हर पार्टी स्वतंत्र है और हर पार्टी की आज़ादी है कि वह किसके साथ गठबंधन करना चाहती है, किसके साथ नहीं करना चाहती है। उद्धव ठाकरे जी को यह लगा होगा कि कांग्रेस एनसीपी के साथ यदि वो मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो जो महाराष्ट्र में बीजेपी और गठबंधन है उसको मैं विचारधारा पर यू टर्न मारने की बात कर रहा हूं। दरअसल स्वतंत्रता तो लोकतंत्र में सबको है, मैं विचारधारा में यू टर्न मारने की बात कर रहा हूं। जी निखिल जी, आपको मैं 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। पीडीपी और बीजेपी का जो विचारधारा था जम्मू कश्मीर में, विचारधारा तो दोनों पार्टी का जो है अलग था, ठीक है, फिर भी बीजेपी और पीडीपी मिलकर सरकार बनाई कि नहीं बनाई। उसी तरह बिहार में नीतीश कुमार ने भाजपा को भारत जलाओ पार्टी का उपनाम दिया था और हमारे मोदी जी ने नीतीश कुमार के डीएनए को लेकर सवाल किया था। फिर 2015 में इन्होंने गठबंधन करके बिहार में चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा। तो ये विचारधारा आज के राजनीतिक माहौल में किसी भी पार्टी के लिए वो मायने नहीं रखता। विचारधारा मायने नहीं रखती। अनिला सिंह, बस जवाब ले लेते हैं। ऋषि जी, आपने कह दिया विचारधारा मायने नहीं रखती। क्या ये आपको लगता है कि विचारधारा मायने नहीं रखती? और जिस तरह से बाला साहब ठाकरे के सपनों को धता बताते हुए यू टर्न मारा है, क्या कहेंगे विचारधारा सच में मायने नहीं रखती? बीजेपी तो मुस्लिम लीग के साथ पार्टी के लिए विचारधारा मायने नहीं रखती होगी और कई बार राजनीतिक दल जो हैं कॉमन एजेंडा बना के साथ गठबंधन क्यों करते हैं। मैं इस चीज से नकारती नहीं हूँ, परंतु हम जानते हैं जब शिवसेना बनी थी, बाला साहब ठाकरे का एक स्वप्न था। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा सोच जो है कांग्रेस के प्रति क्या रही है अच्छी तरीके से सब जानते हैं। शिवसेना जो है वो बाला साहब ठाकरे की वजह से थी, बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी, खड़ी करी थी। आज उन्हीं के सपनों को चकनाचूर करके उद्धव ठाकरे ने केवल और केवल सत्ता की लोकता के लिए जो है अपने पिताजी का भी मान सम्मान छोड़कर ऐसे राजनीतिक दल से हाथ मिला लिया था जिसको कि बाला साहब ठाकरे बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। और आज उसके स्वागत के लिए अगर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे खड़े हुए हैं तो सीधी सी बात है, किसको कष्ट होगा सबसे ज्यादा, किसकी आत्मा का सबसे ज्यादा कष्ट में रहेगी? बाला साहब ठाकरे की। ये दिखाता है कि जिस कंपनी में आप रहते, जिस संगति में आप रहते, उसका असर आपके ऊपर आता है। आप ऐसे राजनीतिक दलों के साथ खड़े हुए हैं आज की तारीख में। एक सवाल आप हमारी बहन से पूछिए, मान सम्मान कुछ नहीं है, आज आपका व्यवहार भी वही हो चुका है। के साथ उन्होंने दे दिया। दरअसल अपनी बात आप सभी लोगों ने कह दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में ऐसे अवसर आते हैं, लेकिन जब आपने बात कही कि विचारधारा से समझौता, दरअसल विचारधारा को लेकर ही जनता के बीच में जाते हैं और विचारधारा से अगर कोई समझौते की बात करते हैं इसका मतलब वो कि जनता को आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं और उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि शायद लोकतंत्र में न ठीक है
और इसको जनता भी बहुत बारीकी से देखती। बहुत शुक्रिया हमारे तीनों मेहमानों का, दरअसल संवाददाता शिशिर शेलार का भी बहुत शुक्रिया, और अनिला सिंह जी आपका शुक्रिया, ऋषि मिश्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर विचारधारा की लड़ाई की बात हमारे राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन कई बार वो इस बात को साफगोई से स्वीकार भी कर लेते हैं कि दरअसल विचारधारा उनके लिए मायने नहीं रखती। तो आखिर मायने क्या रखता है? सिर्फ सत्ता, सिर्फ अवसरवादिता? ये एक बड़ा सवाल है जिसको दरअसल आम लोगों को भी सोचने की जरूरत है। और ये जो है, ये पूरा जो महाराष्ट्र की सियासत है उसके तहत में, उस आलोक में कहा जा रहा है, तो उसको समझने की जरूरत है। फिलहाल एक अच्छी खबर जिसको सुनकर शायद आप लोग प्रसन्न हो, और वो है कचरे से कंचन बनाने का सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कचरे से कंचन बनाने का सपना देखा था और वो सपना आज साकार हो रहा है। स्वच्छता अभियान 2.0 ने हासिल किया है आर्थिक लाभ। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक चल रहा है स्वच्छता अभियान 2.0, और ये जो स्वच्छता अभियान है, जो पहला स्वच्छता अभियान चला था, उससे और बेहतर तरीके से चल रहा है। जो आंकड़े हैं वो ऐसा कहते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आंकड़ों के जरिए इस अभियान की सफलता की भूरी भूरी प्रशंसा की है, इसकी सराहना की है। सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में कचरे के निष्पादन से सरकार को अब तक 252 करोड़ रुपए की आमदनी हो चुकी है, और ये अभियान अभी जारी है। अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक कचरा और बेकार पड़ी सरकारी फाइलों को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा हटाया जा रहा है, पुरानी फाइलें हटाई जा रही हैं, उनको नष्ट किया जा रहा है। और पिछले साल चले इसी तरह के अभियान में सरकार ने कचरा बेचकर 62 करोड़ रुपए कमाए थे। इस बार 252 करोड़ रुपए कमाए हैं। कंप्यूटर और अन्य तरह के इलेक्ट्रॉनिक कचरे के अलावा सरकारी दफ्तरों में बेकार हो चुकी फाइलों को भी हटाया जा रहा है। और इसके तहत अब तक केवल केंद्रीय सचिवालय में ही 40 लाख से ज्यादा फाइलों को नष्ट किया जा चुका है। जो बेकार फाइलें हैं उनको हटाया जा रहा है, स्पेस क्रिएट किया जा रहा है, और इनमें करीब जो 40 लाख फाइलें, इनमें करीब 31 लाख ई फाइल्स, जबकि 8 लाख से ज्यादा कागजों वाली फाइलें हैं। कचरे को साफ करने से दफ्तर में 37 लाख वर्ग फीट जगह खाली हुई है, जिसका इस्तेमाल अलग अलग चीजों के लिए किया जा रहा है। सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और दूसरे तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्र सरकार के दफ्तरों और इकाइयों के अलावा यह अभियान सभी राज्यों सरकारों और राजभवनों तक में चलाया जा रहा है। अभियान में डाक विभाग, रेलवे, रक्षा, गृह समेत तमाम मंत्रालय ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, और इन सबके एक साझा अभियान से यह पूरा प्रकरण आगे बढ़ा है। पुरानी फाइलें हटाकर दफ्तर के 90% फाइलों को ई फाइल में तब्दील किया गया है। तो यह भी समझने की जरूरत है कि इससे, इस अभियान से कई सारे फायदे हैं। अभियान से न केवल दफ्तरों में खाली स्थान बढ़ा है, काम के लिए सुंदर वातावरण भी तैयार हुआ है। जब स्पेस क्रिएट होगा तो काम के लिए अच्छा एक वातावरण भी तैयार होगा। क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का इस पूरे प्रकरण पर, क्या कुछ वो बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। In 4 weeks, the government has added 252 crore to the state exchequer just from junk. That is one new which will be picked up. आपके एडिटर उसको उठाएंगे, तो थोड़ी देर में भी सब एडिटर आ कहीं पे। दूसरी जो उठेगी कि 37.19 लाख स्क्वायर फीट ऑफ एरिया गॉट वेकेटेड, जिसमें एक पूरा का पूरा मॉल बन सकता था, पूरे शास्त्री भवन बन सकता था। तो कितना स्पेस खाली किया गया, वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा एक मॉल बन सकता है। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चंद्रशेखर, कितना बड़ा अभियान, कितना बड़ा परिवर्तन, क्योंकि जब कचरे से कंचन बनाने की बात हो रही थी तो शायद लोगों को बहुत ज्यादा ये बात ना समझ में आई होगी, ना हजम हुई होगी, लेकिन अब ये दिख रहा है पिछली बार 62 करोड़ रुपए और इस बार 252 करोड़ रुपए सिर्फ कचरे बेचकर कमाए गए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की, तो एक संकल्प था व्यवहार परिवर्तन का। वो सबसे बड़ा एक विकल्प के तौर पे आज देखने को मिल रहा है। और उस समय लोगों ने सोचा भी नहीं था कि स्वच्छता को लेकर के भी इस प्रकार से एक जन अभियान, एक व्यवहार परिवर्तन किया जा सकता है। लोगों की सोच में इसने असर डाला है। और देखिए, न केवल जनता, आम जन इसमें सहयोग कर रहा है, बल्कि अब सरकारी संगठनों में भी या जो कार्यालय हैं उनमें भी आप देखेंगे कि जिस प्रकार से ये स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो सिर्फ एक रूप है कि किस प्रकार से अपने आसपास के एरिया को व्यवस्थित किया जा सकता है, कचरे से किस प्रकार से कुंदन बनाया जा सकता है। आप देखिए कि कई सारे ऐसे कचरे हैं जिनका निष्पादन कल तक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ था, लेकिन आज वो बिजली बनाने का एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है। आप देखेंगे आसपास दिल्ली में भी और दिल्ली के आसपास के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कचरे से अब बिजली बनाई जा रही है, घरों को रोशन किया जा रहा है, जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जा रही है, किसानों तक खाद पहुंच रही है।
और ये एक विकल्प के तौर पर अब कचरा जो है वो बन रहा है। पराली का जिस प्रकार से मुद्दा आजकल उठ रहा है, उसमें आप देखिए कि वो भी एक फसल का एक कचरा ही है, और उसको किस प्रकार से एक गैस बनाने का जरिया बनाया गया है। तो विकल्प किस प्रकार से कचरे को के निष्पादन को किस प्रकार से ऊर्जा बनाई जा सकती है, किस प्रकार से उसको हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, वो इसका एक जीता जाता जो सबूत है वो आज आपको देखने को मिला कि किस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में जो है वो संपत्ति नया जो रेवेन्यू है एक तरीके से वो जनरेट किया गया है। और ये सोचने वाली बात है कि जब सरकारी संगठनों में या कार्यालयों में जब इस प्रकार से जो स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं और वहां पर इस प्रकार से सफलता हासिल हो सकती है, तो आप सोचिए निखिल कि हमारे आसपास के में जिस प्रकार से कचरा जो फैला होता है उसको हम सिर्फ सोचते नहीं है फैलाते समय कि हम अपने तरफ से इस प्रकार से कम से कम उस कचरे को जो है वो जनरेट कर सके, क्योंकि अगर हम घर के अंदर की इस कचरे को कम मात्रा में अगर जनरेट करते हैं तो उससे एक बड़ी समस्या का निदान हो सकता है। आप देखते हैं कि जो टेरेस किचन जो टेरेस में आप देखिए किस प्रकार से लोग गार्डनिंग कर रहे हैं और वहां पर काफी सारी उसका यूज कर रहे हैं कचरे का। उस प्रकार से आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों देखिए कि बनारस में भी आप जब बिहेवियर चेंज की बात कर रहे हैं चंद्रशेखर, जो एक व्यवहार परिवर्तन की बात कर रहे हैं, दरअसल ये जो अभियान चल रहा है 2.0 स्वच्छता अभियान, ये 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा, विशेष अभियान है। क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों के मन में जो परिवर्तन है ये आत्मसात कर सकें और ये सालों साल इस तरह से चलता रहे, इसके लिए भी कोशिशें हो रही है? जी बिल्कुल, और ये जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि पिछले साल 62 के आसपास ये करोड़ के आसपास फायदा हुआ था और इस बार ये संख्या बढ़ी है। और इस प्रकार से जो ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर होता है आप देखिए निखिल, उसमें कोशिश ये की जाती है कि अगर आसपास सफाई होगी, स्वच्छता होगी, तो कम से कम कार्य क्षमता में भी जो है वो इजाफा होता है। आपकी सोच सकारात्मक होती है, उस दिशा में प्रयास है। ई फाइलिंग के सिस्टम अब उसमें अपना दिया गया है, ई गवर्नेंस का सिस्टम जिसमें अपनाया गया है। तो जो फिजिकल जो फाइलें होती है, जो हार्ड कॉपीज होती हैं, हम देखते हैं पेपर होते हैं, उन फाइलों को हटाया गया है और उससे एक स्पेस बनता है। इसके अलावा जो कार्यालयों की स्वच्छता है वो 24 आवर्स अगर जगह मान लीजिए अगर ऑफिस चल रहा है तो उसमें भी स्वच्छता के लेकर के काम वहां पर किए जाते हैं। कई सारे फर्नीचर्स होते हैं सरकारी जो कि खराब उसमें पड़े रहते हैं, तो उसको या तो वापस उसको पुनः प्रयोग किया जा सकता है या फिर उसको हटा करके और उसमें से एक नया जो है वो फर्नीचर लाया जा सकता है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें वहां पर की जा रही हैं। सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे डंप यार्ड पड़े थे तो उनको एक रेस्टोरेंट बना दिया जाए या किचन पे बना दिया जाए या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि वहां के कर्मियों के लिए वो। और सबसे अच्छी बात है कि आम लोग जो हैं वो भी इससे जुड़ रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि जो तमाम तरह के जो कचरे से जो सड़क के किनारे भी आप देखते होंगे, सिर्फ ऑफिसेज में ही नहीं बल्कि तमाम ऐसी जगहों पर देखा जा रहा है कि उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उसको आम लोग बहुत उसका न सिर्फ उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं। तो इस अभियान को एक से एक जोड़ करके लगातार बढ़ने के आगे जरूरत है और पूरे हिंदुस्तान को जो एक स्वच्छता का जो जिस वातावरण का संकल्प लिया गया है उसको पूरा करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो स्वच्छता के इस अभियान को आगे बढ़ाना है और पूरे देश में जो ये इस तरह का अभियान जो चलाया जा रहा है उसको न सिर्फ आत्मसात करने की जरूरत है बल्कि जिस तरह से गांधी जी कहते थे कि क्लेanलीनेस इज गॉडलीनेस, उस तरफ हमें आगे बढ़ना है। इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।